तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों हो रहा है, यहाँ तक हम लोगों ने समझा था। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट हो रहा है, ये सब चीजें हम लोगों ने क्लास तक में देखी थी। अब जो हमारा यहाँ पर बात आएगा बेटा, वो होगा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि अगर कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड हमारा ऑपरेट नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता, तो वो कौन कौन सी बातें हैं जहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो हमने क्या बोला यहाँ पर, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि जहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा वो कौन कौन सी बातें होंगी। जहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा वो कौन कौन सी बातें होंगी, वो हमें यहाँ पर देखना है, समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो हमारा होगा बेटा वो है गिफन गुड्स। जो सबसे पहला हमारा होगा वो कौन सा होगा, गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स क्या होता है उसके बारे में देखिए। सबसे पहला हमारा हो गया गिफन गुड्स। देखो, गिफन गुड्स का कंसेप्ट दिया गया था बेटा सर रॉबर्ट गिफन के द्वारा कि अगर हम गिफन गुड्स की बात करते हैं तो गिफन गुड्स का कंसेप्ट दिया गया था सर रॉबर्ट गिफन के द्वारा विथ द हेल्प ऑफ ब्रेड एंड मीट। ब्रेड और मीट का एग्जांपल लेकर के उन्होंने इस बारे में समझाया। हुआ कि वो अपने दोस्तों के साथ गए कैंटीन में लंच करने के लिए। जब लंच करने के लिए गए तो वहां पर ब्रेड भी अवेलेबल था और मीट भी अवेलेबल था। इन्होंने बोला ना जी, ब्रेड तो बहुत सस्ता है, मीट ले लो, मीट कंज्यूम कर लेते हैं, हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, उसने मीट कंज्यूम कर लिया। अगली बार जब वो वहां पर जाते हैं तो वहां पर ब्रेड और मीट दोनों तो था। तो अब क्या हुआ कि ब्रेड की प्राइस पहले से ज्यादा हो चुकी थी, महंगी हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि मीट थोड़ा सा कम मंगा लो और ब्रेड भी मंगा के देखते कि कैसा है। जब उन्होंने ब्रेड मंगाया तब उन्हें ये ख्याल आया ये तो लॉ ऑफ डिमांड है नहीं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी कम हो रहा है, अगर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी कम हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। और अगर प्राइस ज्यादा है तो हम डिमांड को क्या करते हैं, कम करते हैं। अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा, और प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेड की प्राइस बढ़ने के बावजूद भी हम लोगों ने डिमांड करी या नहीं करी। जो ब्रेड की प्राइस है उसके बढ़ने के बावजूद भी हम लोगों ने डिमांड करी। तो भाई अगर प्राइस बढ़ा और डिमांड भी बढ़ा तो क्या लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हुआ, नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया बेटा, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन हो गया कि चाहे हम किसकी बात करें, ब्रेड की बात करें या उसकी प्राइस की, तो दोनों में कौन सा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। तो अगर दोनों में पॉजिटिव रिलेशन हो गया तो इसका मतलब वहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। इसमें जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो क्या होता है बेटा, स्लोपिंग अपवार्ड हो जाता है। इसमें हमारा डिमांड कर्व क्या हो जाता है, स्लोपिंग अपवार्ड। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हुआ। आप अपने अनुसार देखो ना, जब भी आप बाहर बाहर जाते हो ब्रेड वगैरह लेने, आप क्या बोलते हो, ब्रिटानिया का ब्रेड देना, जबकि उसकी प्राइस क्या होती है, औरों से 2-3 रुपए महंगा ही होता है। जो भी नॉर्मल ब्रेड है उससे तो महंगा होता है, लेकिन फिर भी आप लेते हुए नहीं लेते। तो होता ये है कि जो भी इंफेरियर गुड्स होता है, अगर उसकी क्वालिटी इंप्रूव करती है तो आप थोड़ा सा पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हो, है कि नहीं। तो अगर कोई पहले लो क्वालिटी गुड्स था और अब वो थोड़ी सी हाई हुई तो दाम ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो इंफीरियर गुड्स इसलिए क्योंकि वो ना ही हमारा, सॉरी, जो गिफन गुड्स है वो ना ही अब हमारा इंफीरियर रहा और ना ही सुपीरियर हो चुका। तो अगर इंफीरियर से वो ज्यादा अच्छा हो गया है तो इसलिए उसके प्राइस में हमारा फिर पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कि अगर उसकी प्राइस बढ़ गई तो भी हमारा डिमांड क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। ओके, तो कभी भी अगर इस तरीके की बात होगी तो कौन दिया था इसको, लिख लो, सर रॉबर्ट गिफन। with the help of ब्रेड एंड मीट, इनके अकॉर्डिंग क्या था, जरा उस बात पे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे पूछा जाता है।
all given goods are inferior but all inferior are not a given goods. देखो जो हमारा गिफन गुड्स है वो कभी ना कभी लो क्वालिटी गुड्स रहा होगा। जो हमारा गिफन गुड्स है वो कभी ना कभी क्या होगा, लो क्वालिटी रहा होगा। लेकिन जरूरी नहीं है जो लो क्वालिटी का वो अच्छा हो ही जाए। ठीक है, मतलब जो अच्छा हुआ है वो कभी ना कभी खराब रहा होगा, तो मतलब गिफन गुड्स कभी ना कभी इंफीरियर रहा होगा। लेकिन जो इंफीरियर है वो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो जाए, अच्छा है। जैसे हम लोग कहते हैं एक कहावत कि बहुत ऐसे अमीर मिलेंगे जो पहले कभी गरीब थे, है कि नहीं। बहुत ऐसे अमीर मिलेंगे जो कि क्या थे, पहले बहुत गरीब थे। तो मतलब गरीब से अमीर बन सकते हैं। तो अगर हम ये बोला कि अमीर बने हैं तो मतलब कभी ना कभी गरीब रहा था वो। ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे गरीब जो है वो अमीर ही बन जाएंगे। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है कि जितने भी गिफन गुड्स थे वो कभी ना कभी इंफीरियर रहा है। जितने भी गिफन गुड्स थे वो कभी ना कभी इंफीरियर रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने इंफीरियर है वो हमारा गिफन गुड्स हो ही जाए। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि बताओ भैया गिफन गुड्स में जो प्राइस और डिमांड का रिलेशन है वो किस तरीके का है, तो क्या बोलेंगे, दोनों में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। दोनों में कौन सा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है कि अगर गिफन गुड्स के बारे में बोलेंगे तो दोनों में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव। तो जैसे ही पॉजिटिव हो गया तो वो हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हुआ, तो इसलिए हमने उसको किस में लिखा बेटा, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। दूसरा, कंस्पिशियस गुड्स। बहुत खराब कर दिया है यार। कंस्पिशियस गुड्स, कंस्पिशियस का मतलब होता है बेटा बहुमूल्य। कंस्पिशियस का मतलब क्या होता है, बहुमूल्य। कि अगर कहीं पर भी, अगर हम कहीं पर भी ये देखते हैं कि अगर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है, अगर कोई महंगी वस्तु है ना बेटा, मान लो कोई सामान आप जो है, जैसे गाना आपने सुना होगा, मुझे 9 लाख का मंगा दे उसे यहाँ दीवानी। तो अगर 9 लाख का हार लेने के लिए आप जा रहे हो और दुकान पे जाके आपको पता चले 5-7 हजार 10 हजार बढ़ गया, तो क्या बोलोगे, हमें यह हार नहीं चाहिए। भाई खरीदते हो या नहीं खरीदते। तो अगर कोई महंगी वस्तुएं हैं, अगर उसकी प्राइस में थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है तो उसके डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ जाता है कि नहीं। तो जितनी भी महंगी वस्तुएं होंगी, ठीक है, कि जितनी भी महंगी वस्तुएं होंगी, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज भी कर जाती है तो उसके डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो क्या यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा क्या बेटा, बोलो। नहीं होगा। आप फेरारी कार खरीदने के लिए जाओ ना, वहां पर 1 लाख महंगा हो गया तो क्या बोलेंगे, ना ना बहुत महंगा हो गया नहीं लेंगे। आप लेते हो, आपके माइंड में ये आता है कि हाँ हाँ हो सकता है कोई फीचर्स नया इसमें चेंज हुआ हो, कुछ बढ़ा हुआ हो, तो इसलिए आप आराम से देते हैं। ठीक है, तो कंस्पिशियस गुड्स पे भी कभी भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। इन सब का नाम याद रखना जरूर। तीसरा है हमारा बेटा कंस्पिशियस नेसेसिटीज। बहुमूल्य जरूरतें। क्या हमने बोला बेटा, बहुमूल्य जरूरतें। कि अगर कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी इस तरीके की बात हो कि हमें बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी वाला सिचुएशन हो जाए, डॉक्टर के साथ होता है ज्यादा बढ़ गया तो जब नहीं, वो सेकेंड डोज लेने का इफेक्ट है, उसके कारण हुआ है। तो देखो, अगर हम कंस्पिशियस नेसेसिटीज की बात करते हैं, क्या हमने बोला बहुमूल्य जरूरत है। तो अगर कोई भी अगर कोई भी इमरजेंसी वाला सिचुएशन होता है तो उसमें आप प्राइस की बात नहीं करते हैं, उसमें काम होना चाहिए, है कि नहीं।
जैसे मान लीजिए आप यहाँ से जा रहे हैं, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। मान लीजिए आपने किसी ऑटो वाले को बोला भाई इसको लेके चलो थोड़ा सा हॉस्पिटल, तो वहां पे आप पहले लड़ने लगोगे कि भाई कितना लोगे तुम? नहीं, आपको पहले क्या हो कि हॉस्पिटल हमें पहुंचना है, प्राइस जो भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर कहीं पर भी बहुमूल्य जरूरतें की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता, वहां पर हम प्राइस की चिंता नहीं करते। ऐसा तो नहीं कि मान लो कि ऑटो वाले ने बोला 100 रुपए लेंगे, तुम बोलोगे ना जी हम तो 80 देंगे, इस चक्कर में लड़ते रहे सामने वाले को मार दें। ऐसा तो नहीं होगा भाई, 100 के ठीक है लेना तुम पहले चलो तो सही, ये काम कहते हो आप। तो कहीं भी अगर कंस्पिशियस नेसेसिटी जो तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद बात होती है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे भी चीजें होती है जहां पर हमें इग्नोर करने की जरूरत पड़ जाती है, जहां पर क्या होता है हमें इग्नोर करने की जरूरत होती है, दैट्स मींस इग्नोरेंस। मैं पहले सारा नाम लिख देता हूं फिर समझाता हूं, ठीक है। इग्नोरेंस, बेटा पानी पीने से कुछ भी नहीं हो रहा है, गर्म पानी पी रहा हूँ फिर भी ये खांसी परेशान कर रहा है, अभी रहेगा 2-3 दिन और, क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला हुआ है कि 15-20 दिन तक ये परेशान करता है। और मुझे आज होगा कि आज 10 तारीख है ना, 11 दिन हो गए मुझे इंजेक्शन लिए हुए। इरेशनल एटीट्यूड, अनफेवरेबल सिचुएशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, टू चेंज इन प्राइस, इम्पल्सिव परचेज, और लास्ट में अदर फैक्टर्स। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। कि क्या क्या हमने लिखा बेटा, सबसे पहला इग्नोरेंस, फिर हमने लिखा इरेशनल एटीट्यूड, फिर हमने लिखा अनफेवरेबल सिचुएशन, फिर हमने लिखा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन टू चेंज इन प्राइस, फिर हमने लिखा इम्पल्सिव परचेज, और फिर हमने लिखा अदर फैक्टर। तो अगर इग्नोरेंस की बात करते बेटा, जैसे देखो पेट्रोल और डीजल की प्राइस डेली बेसिस पे चेंज हो रही है नहीं हो रही, कि कभी 10 पैसे 20 पैसे बढ़ता है, कभी 10 पैसे 20 पैसे घटता है, यही हो रहा है कंटिन्यूसली। अगर मान लीजिए कि प्राइस अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे, आज से पेट्रोल भराएंगे ही नहीं हम? नहीं भैया, आप भी जानते हो कि भाई डेली बेसिस पे चेंज होता है तो थोड़ा मोड़ा तो बढ़ेगा ही, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मतलब आपने वहां पर डिमांड कर ली, है ना। या कभी ऐसा हो कि अगर 10-20 पैसा कम हो जाए तो आप क्या बड़का गैलन लेके चले जाओगे, आज इसमें भर के रख लेते हैं फिर पता नहीं कब बढ़ जाएगा, नहीं ना कर सकते। तो जो हमारी डेली यूजेज वाली गुड्स होती हैं, जैसे सब्जी वगैरह की बात हम लोग करते हैं, इसमें प्राइस थोड़ा सा बढ़ता कमता रहता है, इसमें प्राइस थोड़ा सा बढ़ता कमता रहता है, तो उससे आपके डिमांड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप उसको क्या करते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। अरे भाई ये तो होना ही है, थोड़ा मोड़ा तो चेंज होता ही रहेगा, इग्नोर करते। तो जैसे ही आपने इग्नोर किया, लॉ ऑफ डिमांड तो अप्लीकेबल नहीं हुआ ना भाई। लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि प्राइस बढ़े तो डिमांड कम करो, और प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ाओ, लेकिन आपने तो उसको छोड़ दिया, बोला कि नहीं भाई ऐसी तो कोई बात नहीं होती। तो वहां क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हुआ। तो इग्नोरेंस के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। आज मैं इस चैप्टर का भी नोट्स भेजूंगा, ठीक है फजल, इस चैप्टर का भी नोट्स में भेजूंगा, तो उसको भी एक बार पढ़ लेना करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इरेशनल एटीट्यूड, बेटा देखो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि महंगा है तो अच्छा है, होता या नहीं होता, कि आप देखेंगे कि वो मार्केट जाएगा, जो सबसे महंगा चीज होगा ना वही खरीदेगा। जैसे मान लीजिए मुझे एक कोई टी शर्ट खरीदना है, ठीक है। अब टी शर्ट परचेज करना है, मैं कहीं भी जाऊंगा किसी भी दुकान से एक टी शर्ट ले लूंगा, काम मेरा पूरा। लेकिन आप लोग
भैया हम तो कंपनी का ही टी शर्ट लेंगे, मॉल जाएंगे आराम से 2,000 रुपए खर्च करेंगे तब एक टी शर्ट लेंगे, है कि नहीं। मतलब कि आपके माइंड में ये सेट है कि अगर महंगा है तो अच्छा है। क्या सेट हो जाता है बेटा, महंगा है तो अच्छा है। जैसे आप देखोगे कि सब्जी वगैरह भी खरीदने जाओगे ना, तो मान लीजिए गोभी एक जगह है 50 रुपए, एक जगह है 60 रुपए, तो आप 60 रुपए किलो वाला लोगे। क्यों, कि आपके माइंड में ये होगा कि ये ताजा है, अच्छा देखने में लग रहा है, तो हम यही लेंगे। जबकि आपके पास लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर 50 वाला अवेलेबल है तो 50 वाला लो, लेकिन आपने लिया कौन सा, 60 रुपए वाला। तो भैया 60 रुपए वाला ले तो लिया, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इरेशनल एटीट्यूड में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो पाता। इरेशनल एटीट्यूड में भी क्या होगा बेटा, हमारा लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो पाएगा। ये चीज हमने देख लिया। फिर उसके बाद बात आती है बेटा अनफेवरेबल सिचुएशन। देखो सिचुएशन कभी कभी ना क्या होता है, हमारे अगेंस्ट होता है। सिचुएशन क्या होता है, हमारे अगेंस्ट होता है, कि हम चाहकर भी उसको अपने फेवर में नहीं कर सकते। तो जब सिचुएशन हमारे अगेंस्ट होगा तो वहां पर फिर लॉ ऑफ डिमांड में टेंशन होगी। इसलिए अगर मान लो बाढ़ आ चुका है, या अर्थक्वेक भूकंप वगैरह आ गया, या फिर मान लीजिए युद्ध हो रहा है, या कर्फ्यू लगा है, तो इन सब चीजों में जानते हैं कि जो हमारे पास गुड्स होगी उसकी कमी हो जाएगी, है ना। अब मान लीजिए घर में कोई छोटा बच्चा है, चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है, आप दूध लाने के लिए जा नहीं सकते, दूध मिलेगा नहीं। तब तक मान लीजिए कोई जो है एक नाव पे दूध लेके गुनगुनाता हुआ जा रहा था, आपने उसे बोला भैया 1 लीटर दूध चाहिए, उसने बोला भैया 100 रुपए लगेगा। तो क्या आप उससे लड़ाई करने लगोगे कि नहीं भैया 60 रुपए देता है, तुम 100 रुपए कैसे ले रहे हो, नहीं। क्योंकि सिचुएशन अभी आप क्या है, आपके अगेंस्ट है। सिचुएशन क्या है बेटा, आपके अगेंस्ट है। आप चाह कर भी उसको मना नहीं कर सकते, आप उसको चाह कर भी मना नहीं कर सकते। तो अगर कहीं पर भी सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो, अगर कहीं भी सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो, तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी, अब जैसे देखो पिछले साल कोरोना के कारण जब सब कुछ लॉकडाउन हो गया था, सब कुछ महंगा हो गया, ये नहीं महंगा, तो अब क्या हम लोग डिमांड नहीं करते, करना पड़ रहा है। कि हम भी जानते हैं कि भाई अगर इतना दिन तक बंद रहा है तो गवर्नमेंट के पास भी फंड नहीं है, वो भी कहाँ से निकालेगा, तो इन सब चीजों से ही निकालेगा या नहीं निकालेगा। तो वो चीज, जैसे पहले दिल्ली सरकार क्या कर रही थी, 200 यूनिट फ्री दे रही थी, है ना। वादे तो थे कि 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन अब क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 200 यूनिट तो फ्री होगा जिसके सिर्फ 200 यूनिट तक उठते हैं। अगर वहां पर 400 तक यूनिट उठ रहा है तो उसको सिर्फ 800 रुपए का सब्सिडी मिलेगा, और अगर 401 यूनिट या उससे ज्यादा उठ गया तो कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगा। अभी पिछले महीने से ये अप्लीकेबल कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो चेंजेस आया, तो ये क्यों आया, तो हम लोग भी जानते हैं कि भाई गवर्नमेंट के पास फंड ही नहीं है तो काम कहाँ से करेगा, है कि नहीं। तो भैया वो तो लेगा ही। तो अगर कहीं पर भी अनफेवरेबल सिचुएशन है तो वहां पर फिर हम प्राइस की बात नहीं करते हैं, वहां पर हम लोग फिर प्राइस की बात नहीं करते, तो मतलब लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद बात है बेटा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन टू चेंज इन प्राइस। अगर किसी गुड्स का हमें लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है तो आप क्या करते हो, डिमांड करना शुरू कर देते हो। लेकिन अगर मान लीजिए वहां पर कुछ प्राइस, जैसे अगर मान लो अभी ब्रेकिंग न्यूज आ जाए, आज शाम से प्याज जो है ना 200 रुपए किलो हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से भागोगे कि पहले 5 किलो प्याज खरीद के रख लो, है ना, कि भाई पहले 5 किलो प्याज खरीद के रख लें। प्याज वैसे नॉर्मल चलता है 25-30 रुपए किलो, आप अभी गए वहां पर, उसने कह दिया था 50 रुपए किलो है, लेकिन आप फिर भी डिमांड करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि आपके माइंड में क्या टेंशन है कि 200 रुपए किलो होने वाला है, तो वहां 50 रुपए तो हमारे लिए सस्ता ही है। जबकि प्राइस का प्राइस तो बढ़ चुका है ना, 30 से 50 हो गया, लेकिन फिर भी आपने डिमांड किया, तो प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड आप कर रहे हैं ना बेटा, तो क्या लॉ ऑफ डिमांड होगा। तो कभी भी इस तरीके की बात होती है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में उसके प्राइस में कोई भी बदलाव होने वाला है, तो उसका डिसीजन आप फ्यूचर पे ना छोड़ के अभी ले लेते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड हमारा ऑपरेट नहीं हो पाता है। जैसे आप लोगों को अगर याद हो, दिल्ली में अगर रहते होंगे तो 2-3 साल पहले ऐसा हल्ला चला था कि नमक की शॉर्टेज हो जाएगी, सबने खरीद खरीद कर रखना शुरू कर दिया था, और दुकान वाले ने भी दाम बढ़ा दिया था। फिर भी लोग क्या हुआ, 5 पैकेट 10 पैकेट खरीद के रखना शुरू कर दिए। अब भैया एक वो बताओ, महीने में 1 पैकेट अगर नमक खर्च भी हो रहा है, ठीक है, दाम बहुत से बहुत बढ़ के कितना हो जाएगा, 500 रुपए।
एक महीने में 500 रुपए, मतलब ऑन एन एवरेज 16-17 रुपए डेली का, है ना। उसके लिए हम इतना मारामारी क्यों करें भाई, है कि नहीं। लेकिन हुआ था या नहीं, लोगों ने जब स्टॉक करना शुरू कर दिया था तो वो प्रॉब्लम आई थी किसके लिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन टू चेंज इन प्राइस। फिर उसके बाद बात होती है इम्पल्सिव परचेज। इम्पल्सिव परचेज जैसे बेटा मान लो शेयर मार्केट वगैरह की बात करते हैं हम लोग। शेयर मार्केट से जब आप शेयर वगैरह परचेज करते हैं तो कंपनी का क्या करते हैं कि पिछला जितना भी बैलेंस शीट है वो वगैरह देख लेते हो, उसके बेसिस पे देखते हो कि हाँ कंटिन्यूसली प्रॉफिट अर्न कर रही है तो हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, उसी बेसिस पे। अब बेटे जरूरी तो नहीं ना कि अगर 5 साल से वो प्रॉफिट कमा रहा है तो 1 साल उसको लॉस नहीं होगा, लॉस तो हो ही सकता है। तो अगर उस टाइम में लॉस हो सकता है लेकिन फिर भी आपने उसका डिसीजन मेकिंग किया, मतलब आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, उसकी बातों को सोच करके आपने दिमाग लगाया। या अमेजन से कुछ परचेज करते, फ्लिपकार्ट से कुछ भी परचेज करते, क्या आप वहां पर गुड्स देखते हो क्या। आप मार्केट में फोन खरीदने के लिए जाओ, आप उसको खुलवा के पूरा देखते हो उसके बाद लेते हो। लेकिन अमेजन फ्लिपकार्ट पे बस फोटोआ देखते हो, उसका फीचर्स देखते हो, खरीद लेते हो, है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है जब गुड्स आपके पास होता है तो आप लगते हैं यार यार ठगा गया है इसमें, तो ये तो लेना ही नहीं चाहिए था। तो मतलब कि अगर दूसरों की बातों में आकर के, अगर दूसरे की बातों में आकर के हम कुछ भी डिमांड करते हैं तो वहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है। तो इंपल्सिव परचेज में क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। बाकी अगर आपके माइंड में कुछ भी इस तरीके की बातें आती है तो उसको आप लोग कहाँ लिख सकते हैं बेटा, अदर्स फैक्टर्स में लिख सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी बातें आपके माइंड में आती है तो आप उसको कहाँ लिखेंगे, अदर फैक्टर्स में लिखेंगे, अदर फैक्टर्स के रूप में जानेंगे। ओके, तो यहाँ तक नोट कर लिया। चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई थोड़ा सा स्टार्ट किया था। उसमें थोड़ा हम लोगों ने पढ़ा था कि डिमांड क्या होता है, उसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ये हमने देखा हुआ था। तो पहला डिमांड, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन को देखा था, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व को यहाँ पर समझा था। और लास्ट में हम लोगों ने देखे थे कि क्या क्या हमारे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। यहाँ तक हम लोगों ने बेसिक किया था, ठीक है। जिनका भी छोटा हुआ मैं वीडियो दूंगा, एक बार देख लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर बात हम लोग करेंगे आज कि जैसे हम लोग डिमांड की बात कर रहे हैं, अगर हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो डिमांड में शिफ्ट भी हो सकता है और मूवमेंट भी हो सकता है। कि अगर हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो डिमांड में मूवमेंट भी होगा और शिफ्ट भी होगा। तो कब हमारा मूवमेंट होता है और कब हमारा शिफ्ट होता है उस चीज को हमें यहाँ पर समझना है। तो चलिए हमारा हेडिंग होगा मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड। मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कि एक तो हम लोग मूवमेंट की बात करेंगे और एक हम लोग शिफ्ट की बात करेंगे। एक तो हमारा मूवमेंट का काम होगा और एक हमारा क्या होगा बेटा, शिफ्ट का काम होगा। अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं तो उसका एक ही कारण होता है कि अगर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी में कोई भी बदलाव होगा, अगर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी में कोई भी बदलाव होगा तो उसके कारण हमारा डिमांड कर मूव करेगा एक ही एक्सिस पे। हो सकता है वो डाउनवर्ड हो या हो सकता है वो क्या हो, अपवर्ड हो। जैसे
कि अगर मान लीजिए किसी गुड्स की प्राइस कम होती है तो आप डिमांड क्या करते हो, ज्यादा करते हो। कि अगर किसी गुड्स की प्राइस हमारी कम हो जाए तो डिमांड ज्यादा होगी, और अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि प्राइस कम होता है मतलब डिमांड को हमने क्या कर दिया, बढ़ाया। दिस इज नोन एज एक्सपेंशन। क्योंकि अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब उसका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो उसको हम लोग कहते हैं मांग का विस्तार। उसको क्या कहते हैं हम लोग, मांग का विस्तार। कि अगर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी कम होगा तो हमारा डिमांड को ऑफ मेन कमोडिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी कम हो जाए प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी बढ़ जाए तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। दैट मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो जब भी हम मूवमेंट की बात करेंगे तो मूवमेंट का एक ही रीजन है, और वो कौन सा होगा बेटा, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। कि अगर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी में कोई भी बदलाव हो रहा है, अगर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी में कोई भी बदलाव हो रहा है तो उसके कारण हमारा क्या होगा बेटा, कि डिमांड कर्व जो है ऑटोमेटिक चेंज होगा। उसके कारण हमारा डिमांड कर्व क्या होगा बेटा, ऑटोमेटिक चेंज होगा। ठीक है। अब वो दो तरीके से हो सकता है, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट या तो अपवर्ड मूवमेंट। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। उसको हम लोग क्या नाम देंगे बेटा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। कि अगर कोई डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, हमने क्या बोला कि अगर आपके पास अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज इन प्राइस। अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज इन प्राइस। तो चलिए उसी को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने पहला बोला कि अगर मूवमेंट होगा तो उसका एक ही काम होगा, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। कि अगर हम लोग मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो मूवमेंट में एक ही रीजन हो सकता है, उसके अलावा कोई और रीजन नहीं होगा। जबकि डिटर्मिनेंट्स हमने क्या क्या बताया था, प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और अदर फैक्टर्स। प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अदर फैक्टर। अब इस पांच में से सिर्फ और सिर्फ किसको हम ले रहे हैं, प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी को। बाकी को चेंजेस करने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं है। तो अगर यहाँ पर हो रहा है तो मूवमेंट के लिए रीजन क्या हो गया, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। फिर आप बोलोगे सर अगर मान लीजिए कि बाकी में चेंज हुआ तो, अगर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी के अलावा कोई भी बात है, कि चाहे वो रिलेटेड गुड्स हो, चाहे इनकम ऑफ कंज्यूमर हो, चाहे टेस्ट और प्रेफरेंस हो या अदर फैक्टर्स हो, उसके कारण हमारा होता है बेटा शिफ्ट ऑफ डिमांड। उसके कारण क्या हो जाएगा हमारा, शिफ्ट ऑफ डिमांड। तो इसका रीजन होगा ड्यू टू प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और अदर फैक्टर्स। अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं टाइम दूंगा नोट करने की। ठीक है। तो प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी के कारण हमारा क्या होगा, मूवमेंट। प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी के कारण क्या होगा हमारा, मूवमेंट। और शिफ्ट किसके कारण होगा, तो अदर देन प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। क्योंकि जैसे ही हमने बोल दिया अदर देन प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी तो बाकी जितने हैं सब आ जाएंगे, है कि नहीं। तो वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब देखिए, अगर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी की बात करते हैं तो या तो मेन कमोडिटी इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। या तो प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, या तो प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। या तो प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी बढ़ेगा या तो प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी कम होगा। अगर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी बढ़े, अगर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी बढ़ेगा तो हम लोग कैसे शेड्यूल बनाते हैं, जरा गौर से देखना। कि अभी हम नहीं जानते कि एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, हम तो सिर्फ ग्राफ बनाते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि एक्सपेंशन हुआ है या कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ लिखा प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, इधर हमने लिखा डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी। प्राइस बढ़ रहा है ना बेटा, तो 10 से 20 पर चला जाए, 20 से 30 पर चला जाए। डिमांड देखिए 30, 20, 10, ये एक हमारा शेड्यूल बन गया। इसी तरीके से दूसरे, प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी, प्राइस 30 से घट के 20 पे आ गया, 20 से 10 पे आ गया, तो 10, 20, 30। ये हमने दो शेड्यूल बना लिया। ये हमने दो शेड्यूल बना लिया है, जिसमें एक में हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एक में हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है।
तो अगर यहाँ पर हम लोग प्राइस को रिलेटेड करके देखें तो दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम इसका करें। दो एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कौन कौन सा बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दूसरे वाले ग्राफ पे भी हम लोग यही दो एक्सिस बनाएंगे। एक्स एक्सिस इज नोन एज, पहले पढ़े हुए हो बोलो, एक्स एक्सिस को सर एक्स एक्सिस सर क्वांटिटी एक्सिस, क्वांटिटी एक्सिस, डिमांड। क्वांटिटी एक्सिस। जब तक याद रखना, अभी मैं ये लिखवा भी दूंगा, जब तक हम डिमांड पढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। जब हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे तो क्वांटिटी का मतलब क्वांटिटी कंज्यूम्ड। जब हम सप्लाई पढ़ रहे होंगे तो क्वांटिटी का मतलब क्वांटिटी सप्लाइड। जब हम प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखेंगे क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी प्रोड्यूस। यहाँ पर अगर क्वांटिटी है तो हमने कितना मंगाया, दैट्स मींस क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, कि वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड। जब हम लोगों ने अगर सप्लाई की बात करेंगे तो क्या होगा, कितना हम बेचे हैं, दैट्स मींस क्वांटिटी सप्लाइड। अगर कंज्यूमर बिहेवियर की बात करेंगे तो क्वांटिटी कंज्यूम, कि हमने कितना कंज्यूम किया हुआ है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, अब हमने यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया। एक्स एक्सिस पे कौन सा चीज आएगा बेटा, क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे कौन सा हमारा आ रहा है बेटा, प्राइस। वाई एक्सिस पे कौन सा हमारा, प्राइस। तो अब अगर एक्स और वाई एक्सिस पे हमने क्वांटिटी और प्राइस को ले लिया तो अब इसका ग्राफ आराम से बना सकते हैं हम लोग। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए 10 20 30, ठीक है। अब यहां पे देखो, जब प्राइस 10 थी क्वांटिटी कितना था बेटा, 30। जब प्राइस 20 तो डिमांड भी कितना बेटा, और जब प्राइस 30 तो डिमांड कितना। ये हमारा डिमांड कर बन गया बेटा, ये हमारा डिमांड कर बन गया। लेकिन अब यहाँ पर चेंजेस क्या हो रहा है उस चीज को देखो। प्राइस हमारा कंटिन्यूसली बढ़ता गया है। प्राइस क्या हुआ, 10 से बढ़कर 20 की पर, 20 से बढ़कर कहा 30 पर। क्वांटिटी हमारा क्या हुआ, 30 से घटकर 20 पर, और 20 से घटकर क्या हो गया बेटा 10 पर। मतलब पहला क्वांटिटी ये था और अब घट करके ये हो गया हमारा। मतलब यहां से यहां तक कमी हुई या नहीं हुई बेटा, यहां से यहां तक कमी हुई। तो ये जो मूव किया है मतलब क्या, नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया ना बेटा, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है हमारा, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। एक ही डिमांड कर बना, ऐसा तो नहीं कि आपको दो डिमांड कर नजर आ रहा है, एक ही डिमांड कर रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व, की एक ही डिमांड कर्व के ऊपर, ऊपर या नीचे की तरफ। तो यहाँ अभी कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब अपवर्ड मूवमेंट। तो अपवर्ड मूवमेंट में हमने देखा है कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी क्या हो गया हमारा, कम हो गया। प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हुआ। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसको क्या नाम देंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का संकुचन। इसको क्या नाम दिया जाएगा बेटा, मांग का संकुचन। कि जो हमारी प्राइस के कारण जो है डिमांड कम हुआ है, मतलब हमारी टोटल डिमांड में क्या हुआ बेटी, कमी हो गई है। कि जो हमारा टोटल डिमांड था उसमें क्या हो गई, कमी हो गई है। तो उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पर राइट डाउन किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको पहला ध्यान में रख के चलना है। क्या इसी तरीके से अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ा सकते हो बेटा, ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, ग्राफ में तो कोई अंतर नहीं है। तो ग्राफ हमारा ऐसा ही बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। कि जो हमारी क्वांटिटी हुई होगी वो क्वांटिटी क्यू से बढ़ करके कहा, Q1 पे चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, बताओ। कि प्राइस हमारा रिड्यूस, प्राइस हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा, और क्वांटिटी हमारा क्या होगा बढ़ेगा। तो अगर प्राइस कम हो और क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो उसको क्या नाम देंगे बेटा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इसको क्या नाम देंगे,
एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार, क्योंकि मांग में बढ़ोतरी हुई है ना, तो इसको हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट भी कहते हैं या फिर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड के नाम से भी जानते हैं। इसको या तो हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट कह दें या फिर क्या कह दे बेटा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कह दे, तो दोनों ही काम हमारा यहाँ पर बनेगा। तो अगर कहीं पर भी प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी बढ़ेगा, अगर कहीं पर भी प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी बढ़ेगा तो उसका मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और अगर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी कम होगा तो उसका कारण क्या होगा बेटा, एक्सपेंशन। तो ये दो चीजें होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। जल्दी से नोट करो इसको। अब देखिए, ये तो हमारा रहा किसके कारण, कि प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी के कारण ये हमारा चेंज हुआ है। ठीक है, कि प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी में बदलाव होने के कारण ये हमारा चेंज हुआ है, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब है हमारे पास कि अदर देन प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, है कि नहीं, कि जो हमारा प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी था उसके अलावा, तो उसके अलावा अगर बदलाव की बात करें तो कौन कौन सा था बेटा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अदर फैक्टर्स। अब इसमें भी दो तरीके से हमारा बदलाव हो सकता है।
कि अगर हम चेंजेज की बात करते हैं तो इसमें भी दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो इसमें फेवरेबल चेंज हो या तो अनफेवरेबल चेंज हो। फेवरेबल का मतलब हमारे लिए फायदेमंद और अनफेवरेबल का मतलब क्या, हमारे लिए अच्छा नहीं, है कि नहीं। कि या तो ये हमारे लिए क्या होगा, फेवरेबल चेंज होगा, या तो ये हमारे लिए क्या होगा बेटा, अनफेवरेबल चेंज होगा। तो मतलब दो तरीके की बातें यहां पर हो सकती है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। बेटा याद रखना, अगर किसी भी चीज के लिए आपके लिए अच्छा हो तो आप डिमांड ज्यादा से ज्यादा करेंगे या नहीं करेंगे। इसमें क्या करना होता है कि प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी के साथ कोई चेंजेस नहीं, प्राइस पहले जितना था उतना ही रहेगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा। कि अगर मान लीजिए कि हमारा डिमांड कर्व पहले ये बना, ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है। अगर हमने ये देखा कि ये हमारा प्राइस है, इतना हमने क्वांटिटी, तो ये हमारा क्वांटिटी, ये हमारी प्राइस, ठीक है। प्राइस में चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर हमारा डिमांड कम हो जाए, हमारा डिमांड क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए, तो अगर डिमांड कम होगा तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अब देखो यहां से टच हुआ ना बेटा, क्वांटिटी घट के कहां पर आ गई, Q0। पहले Q था, अब क्या हो गया, Q0। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो प्राइस रिमेन कांस्टेंट है, लेकिन हमारा डिमांड कर्व क्या हुआ है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, क्वांटिटी हमारी रिड्यूस हो गई है। तो मतलब प्राइस के अलावा भी किसी में चेंज हुआ होगा, तो वो चेंज क्या होगा, अनफेवरेबल चेंजेज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अदर फैक्टर। कि जैसे मान लो कि कोई चीज अनफेवरेबल मतलब हमारे अगेंस्ट चला जाता है, तो सीधी सी बात है अगेंस्ट जाएगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाना, है कि नहीं, इनकम का कम हो जाना, है कि नहीं, जो अदर्स गुड्स है उसकी प्राइस बढ़ जाना, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे या नहीं पड़ेगा। तो इन सब से हमारा डिमांड कर क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा। तो इसमें होता है बेटा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा, सर लेफ्टवर्ड एक्सक्यूज मी, शिफ्ट ऑफ डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड। सर एक्सक्यूज इसको मी, कहते हैं बेटा डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। कि अगर कहीं पर भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, अगर कहीं पर भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है तो उसका मतलब क्या है बेटा, कि जो हमारा डिमांड है उसमें क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है, जो हमारी डिमांड है उसमें क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। तो जब भी डिक्रीज इन डिमांड होगा तो डिमांड कर क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर उसी तरीके से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए तो, कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाए, फेवरेबल हो, तो क्या हो जाएगा बेटा, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड, दैट मींस इंक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज मैंने लिखा, इंक्रीज जल्दी से आप लोग लिखिए।
और तो ये जो हमारा अभी तक कंडीशन था, ये हम लोगों ने अभी तक बेसिक्स देखे हैं डिमांड से रिलेटेड। ठीक है, कि डिमांड क्या होता है, उसके किस तरीके से कर्व बनते हैं, इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, या मूवमेंट ऑफ डिमांड क्या होता है, ये सब सारी चीजें देखा है, जो कि हमारा क्या है, डिमांड का बेसिक है। ये हमारा क्या है बेटा, डिमांड का बेसिक है। डिमांड का शुरू अब होता है दैट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्या होगा हमारा बेटा, नेक्स्ट हेडिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। जैसे देखो, आपके रबर को देखा है आपने, रबर तो सभी ने देखा होगा कि जब उसको खींचते हो तो वो क्या होता है, लंबा होता है ना, फिर छोड़ते हो तो अपने जगह पे हो जाता है। तो रबर को आप लोग नॉर्मली कहते हैं इलास्टिक, रबर को क्या बोलते हैं, इलास्टिक। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि लोहे की रॉड को ऐसे करके खींचो और वो लंबा हो जाए, फिर छोड़ो अपने जगह पे आ जाए, हुआ है क्या? नहीं। लेकिन अगर वही स्प्रिंग बना हुआ होता है, उसको खींचते हो लंबा होता है, छोड़ दे तो फिर वो छोटा हो जाता है, होता ही नहीं होता। तो इलास्टिक का मतलब यही होता है कि कितना वो लोचदार है, कितना वो लोचदार है, मतलब कितना वो चेंज हो सकता है आपस में, कितना वो चेंज हो सकता है, क्या उसमें परिवर्तन हो सकता है, ये चीजें आपको वहां पर देखने को बनती है। कि अगर हम कभी भी इलास्टिक की बात करेंगे, अगर हम कभी भी इलास्टिक की बात करेंगे या इन इलास्टिक की बात करेंगे, तो जो हमारा खींचा जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक। जो नहीं खींचा जा सकता उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इन इलास्टिक, कि भैया उसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन हम लोग नहीं कर पा रहे। तो अब आपको इस टॉपिक में पढ़ना यही है कि अगर हम कभी भी देखते हैं कि प्राइस के कारण क्या चेंजेज हो रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के कारण क्या चेंजेज हो रहा है, हमारे इनकम के कारण क्या प्रभाव हो रहा है। तो मैंने शुरू में ये बताया था डिमांड फंक्शन में कि हम यहाँ पर फंक्शनल रिलेशनशिप देखते हैं डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी और उसके डिटर्मिनेंट्स में किस तरीके का रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या किसी तरीके का रिलेशन नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे थे। अब हमें उसकी वैल्यू निकालनी है कि अगर वो चेंजेज हो रहा है तो कितने का चेंजेज है, कि अगर वो बदलाव हो रहा है तो कितने का बदलाव है, भैया वो तो निकालना पड़ेगा हमें। तो ये जो हम लोग निकालते हैं चेंजेज, इसी को क्या कहते हैं बेटा, इलास्टिसिटी। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी। और चूंकि डिमांड की निकाल रहे हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहला कंसेप्ट यही आता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। तो पहले मैं अभी बोलता हूं ताकि एक बार समझ में आ जाए, फिर उसके बाद लिखते रहेंगे, लिखना तो काम है ये है। तो अभी पहले हम लोग समझते हैं। कहता है कि अगर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी के कारण, अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के कारण, या अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर के कारण जो हमारे मेन कमोडिटी के डिमांड पर इफेक्ट होता है, तो वो कितना इफेक्ट होता है, कितना चेंज होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, elasticity. That means the degree of responsiveness to change in demand of main commodity due to change in price of main commodity, price of related goods, income of consumer, then that degree of change in responsiveness, कि कितना बदलाव हुआ है, कितना बदलाव हुआ है, is known as elasticity of demand। कि वो जितने से बदलाव हुआ होगा वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर, देन दैट डिग्री ऑफ चेंज इन रिस्पॉन्सिवनेस
इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब इसका मतलब तीन के कारण हमारा इलास्टिसिटी निकल सकता है, प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी के कारण, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के कारण, और इनकम ऑफ कंज्यूमर के कारण। तो इलास्टिसिटी भी तीन तरीके का ही होता है बेटा। अगर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी के कारण कोई भी बदलाव होगा तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा प्राइस इलास्टिसिटी। उसको क्या नाम दिया जाएगा बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी। कि अगर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी के कारण कोई भी बदलाव हमारे डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी पे पड़ रहा है तो जितना वो प्रभाव पड़ रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी। फिर है कि अगर रिलेटेड गुड्स के कारण कोई भी इफेक्ट पड़ता है, अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के कारण कोई भी इफेक्ट पड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा क्रॉस इलास्टिसिटी। उसको क्या नाम दिया जाएगा बेटा? क्रॉस इलास्टिसिटी। लेकिन अगर मनी वैल्यू दैट्स मीन्स हमारे इनकम के कारण कोई इफेक्ट पड़ता है, जैसे है ना कि अगर इनकम बढ़ता है तो बहुत सारे गुड्स है जिसकी डिमांड हम कर सकते हैं, इनकम कम होगा तो हमें गुड्स को त्यागना पड़ता है कि नहीं? तो भैया मतलब इनकम के कारण भी हमारे डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर के कारण हमारे डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी पर कोई भी इफेक्ट होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इनकम इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी हमारा तीन टाइप्स के होंगे, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी, जिसमें आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी से। सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी को भी मेजर करने का तरीका अलग अलग होगा या नहीं होगा? है कि नहीं? आपने इससे पहले कितने मेथड पढ़े हैं प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के? कितने मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है या किया जाता है? बोलिए। संपन्न भवतु। हाँ बोलो भाई, मेरे मुंह देखने से थोड़ी ना काम चलेगा। हमारा शकल तो आज ऐसने है, कल आएगा तो ऐसने रहेगा, 10 दिन बाद वो ऐसने रहेगा। There are four methods to measure price elasticity: percentage or proportionate method, arc or average method, point or geometric method, total outlay और expenditure method। यही चार मेथड होते हैं या नहीं होते हैं? 11th में तुम लोगों ने तो ही पढ़ा होगा, है कि नहीं? लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ पर चार मेथड होते हैं: परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, आर्क और एवरेज मेथड, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये चार मेथड होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पहले अभी तक जो बताया वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके मेथड्स को डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए लिखिए।
तो देखो हमने यहाँ पर लिखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने क्या लिखा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने क्या बोला, तो लिखेंगे द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू change in demand of main commodity due to change in price of main commodity price of related goods और income of consumer। Then that degree of change in responsiveness to demand of main commodity is known as elasticity of demand। कि जो भी हमारे डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी पर इफेक्ट हुआ है किसके कारण, चेंज इन प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो वो जितना प्रभाव पड़ा है, जितना चेंज हुआ है, वही हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जाना जाएगा। कि जो भी हमारे प्राइस ऑफ मेन ऑफ कमोडिटी के कारण, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के कारण, इनकम ऑफ कंज्यूमर के कारण हमारे मेन कमोडिटी के डिमांड पर इफेक्ट पड़ा है, तो वो कितना इफेक्ट पड़ा है उसी को हम लोग क्या नाम से जानेंगे बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से। किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जाना जाएगा। तो अब अगर इलास्टिसिटी की बात करें तो कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के बेटा, 3 टाइप्स लिखिएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ elasticity of demand। ठीक है, पहला कौन सा, प्राइस इलास्टिसिटी। क्या होगा बेटा हमारा, प्राइस इलास्टिसिटी की सबसे पहले की अगर बात करें तो वो कौन सा होगा हमारा, प्राइस इलास्टिसिटी होगा। कौन सा होगा हमारा, प्राइस इलास्टिसिटी। इसको हम लोग दिखाते हैं बेटा ई से, नॉर्मल ई लिख दे तब भी हमारा प्राइस इलास्टिसिटी, अगर मान लीजिए ईपी लिख देते हैं तब भी हमारा प्राइस इलास्टिसिटी, कैपिटल ईपी लिख देते तब भी हमारा वो क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी। दूसरा होगा हमारा बेटा क्रॉस इलास्टिसिटी। दूसरा क्या होगा हमारा, क्रॉस इलास्टिसिटी। ईसी या ईसी से दिखा दो, सी से मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी। और तीसरा इनकम इलास्टिसिटी।
इसको EY से दिखा सकते हो, EY लिख सकते हो, EI लिख सकते हो या EI। तो इन सब तरीके से अगर डिनोट करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, क्रॉस इलास्टिक सॉरी इनकम इलास्टिसिटी। तो ये तीन तरीके के हमारे पास इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। कौन कौन से बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले किसको देखेंगे हम लोग, प्राइस इलास्टिसिटी को। सबसे पहले एक्सप्लेन तो इसी को करना है और सबसे ज्यादा टाइम एक्सप्लेन करने में इसी को लगता है, बाकी में टाइम नहीं लगेगा, बाकी 5-5 मिनट में निपट जाएंगे। बस टाइम हमारा किस में लगेगा, प्राइस इलास्टिसिटी में। तो चलिए जरा हेडिंग दीजिए प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, और जो मेनली क्वेश्चन आपके पास आते हैं ना बेटा, वो यहीं तक आते हैं और इसमें से बाकी 3-4 नंबर आ जाता है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर भी है। सप्लाई से तो बस 1 या 2 नंबर पूछना है, सप्लाई से ज्यादा नंबर नहीं होगा। डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे ज्यादा वेटेज यहीं से होता है, 10 से 12 नंबर तक का, 15 भी जा सकता है। तो सबसे मेन वेटेज यही तक का होता है, तो इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा फोकस करके चलना है आप। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं, मैं नहीं लिखूंगा, मैं बस समझाऊंगा, लिखना तुम्हें खुद से है। ऊपर मैंने लिखवाया था, ऊपर में मैंने लिखवाया था द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन, पहले तीनों लिखवाया था, प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब बाकी को हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ किसके कारण इफेक्ट आएगा, प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। तो क्या लिख रहे हैं कि द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, सॉरी चेंज इन डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, then that degree of change in responsiveness is known as price elasticity of demand। कि अगर डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी पर कोई भी इफेक्ट हुआ है, अगर डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी पर कोई भी इफेक्ट हुआ है, किसके कारण, प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी के कारण। किसके कारण बेटा, प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी के कारण। तो वही हमारा किस नाम से जाने तो बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जल्दी से लिखिए इसको। लिख लिया, तो अगर मान लीजिए डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी में कोई भी बदलाव हो रहा है प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी के कारण, तो जो भी बदलाव होगा उसी को क्या नाम दिया जाएगा बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब है कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, तो उसको निकालने के कुछ ना कुछ तरीके तो होंगे, किसी ना किसी मेथड से तो मेजर करने की बात होगी हमारे पास। तो लिखेंगे देयर आर 4 मेथड्स, there are 4 methods
टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी। कितने मेथड से बेटे? 4 मेथड। कौन कौन से? तो पहला परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, दूसरा आर्क और एवरेज मेथड, तीसरा पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, चौथा टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 4 मेथड हैं जिससे हम लोग अप्लाइड इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। कौन कौन सा बेटा? परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, आर्क और एवरेज मेथड, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब इसी चारों मेथड्स को बारी बारी से एक्सप्लेन करके हम लोग देखेंगे। तो कोशिश करते हैं कि अभी थोड़ा सा हम लोग किसको देख ले, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड को देख लें, क्योंकि इसमें फिर अलग अलग डिग्री भी देखना है कि इलास्टिसिटी क्या क्या होता है, इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वो भी तो निकालना है हमें। तो चलिए हेडिंग देते हैं परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। कि कितना परसेंट क्वांटिटी में बदला हुआ है डिवाइड कितना परसेंट का हमारा प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी में बदला हुआ है। तो यही जो रिलेशन होगा यही हमारा किस नाम से जाने बेटा? इलास्टिसिटी के नाम से। कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा? प्राइस इलास्टिसिटी। अब देखो, अगर हम लोग परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो परसेंटेज चेंज निकालते कैसे? भैया सबसे बड़ा पंगा तो यही है कि हमने यहाँ पर लिख तो दिया कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, लेकिन कैसे? तो कहता है इसको निकालने का तरीका होता है E इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। ये क्या हो गया बेटा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अगर इसी तरीके से प्राइस की बात करते हैं तो चेंज इन प्राइस डिवाइड में ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, तभी ना हमारा पता चलेगा कि कितना परसेंट का बदला हुआ है। देखो 100 से 100 साफ है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस डिवाइड में चेंज इन प्राइस, है ना। देखो बेटा यहाँ पे हम कोई भी साइन नहीं लगाएंगे माइनस प्लस का, है कि नहीं? जैसे आप लोग भी जानते हैं कि बचपन में आपको 11th में बता दिया होगा कि माइनस लगा देते हैं इलास्टिसिटी निकाल रहे होते हैं, तो नहीं लगाना होता है। इसलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो माइनस तो आना ही आना है। तो हमें यहाँ पर इग्नोर करके चलना है कि आपको जब भी इलास्टिक, सिर्फ जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी लगाएंगे तो वहां पे प्लस और माइनस लिखना जरूरी है, ताकि हमें ये पता चल पाएगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कंप्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है, उसके लिए प्लस और माइनस लगाने की जरूरत है, यहाँ पर हमें लगाने की जरूरत नहीं है। कि अगर हम नॉर्मल प्राइस इलास्टिसिटी निकाल रहे रहते हैं तो यहाँ पर हमें प्लस और माइनस निकालने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दोनों में कौन सा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। तो यहाँ पर तो नेगेटिव में आंसर आएगा ही, तो हमें करने की जरूरत नहीं, ना हम इसको यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे ना नेगेटिव की वैल्यू को कंसिडर करेंगे। बात खत्म। ठीक है। तो अब है
कि अगर इसको हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन लिख लेते, फिर उसके बाद डिग्री पे जाएंगे हम लोग। यहां तक नोट कर लिया सबने? पक्की वाली बात, लॉक कर दिया जाए। सर क्वेश्चन लिखवाइए। मान लो बेटा ये हमारा प्राइस है और ये हमारा क्वांटिटी, ठीक है। जब हमारा प्राइस था 10, हम लोग 20 यूनिट मंगाते थे। अब प्राइस अगर हमारा हो गया 20, हमने 15 यूनिट मंगाना शुरू कर दिया। देखो प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड कम हुआ है ना बेटा, मतलब रिलेशन तो सही है ना। हमने आपसे पूछा कि बताओ बेटा इलास्टिसिटी कितना है, कितने % का बदलाव हो रहा है यहाँ पर, वो चीज आपको निकालना है। तो जल्दी से एक बार निकाल के दिखाइए फॉर्मूले पर। निकल गया? कितना आ रहा है? सर सही है मेरा? मैं भी देखता हूँ, पहले जल्दी सारे बच्चे करो। कितना आ गया? 0.25 आ रहा था सबका? क्या हुआ? देखो प्राइस हमारा शुरू में कितना है बेटा? 20। प्राइस हमारा पहले कितना था? 20। अब चेंज होकर के कितना आ गया? हाँ हाँ क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी पहले कितना था? 20। अब चेंज होकर के कितना आ गया? 15। तो 20 - 15 हमने कर दिया चेंज इन क्वांटिटी में। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना? तो शुरुआत वाला ही तो ओरिजिनल माना जाता है ना, इनिशियल। तो नीचे डिवाइड में लिख दिया 20। प्राइस कितना है? अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया है, मैंने चेंज इन प्राइस को ऊपर कर दिया था, लेकिन अंतर उसमें पड़ेगा नहीं। यहाँ पर आप एक काम कर लो, मैंने वहां उल्टा लिख दिया था। इनिशियल प्राइस कितना बेटा? 10, और नीचे चेंज कितना? 20 - 10 का ना बेटा, 20 - 10 का। तो देखो यहाँ 20 में से 15 गया, 5, नीचे 20, और उधर तो दोनों 10 10 ही रह गया है ना। तो 10/10 तो खत्म, 5/20 को क्या 1/4 ही तो लिखते हैं हम लोग। तो कितना आ गया? 0.25। तो इस तरीके, अब देखो यहाँ पर आप कहने के लिए बोलते सर जी हमने 10 में से 20 को क्यों नहीं माइनस किया, तो हमने क्या बोला, माइनस के साइन को इग्नोर करके चलना है ना हमें, है ना। तो 10 - 20 भी लिखते हैं ना, तो उसका वैल्यू हमें 10 ही लिखना पड़ता, माइनस हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूले में तो माइनस लगाए नहीं। हमने क्या बोला कि माइनस के साइन को इग्नोर करके चलना है। तो वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से इलास्टिसिटी हो सकती है भाई। तो अब है कि अगर इलास्टिसिटी इस तरीके से निकालेंगे तो इसके कितने डिग्री हो सकते हैं, तो लिखिएगा डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अगर हम परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास 5 तरीके का डिग्री होगा। इसमें हमारे पास क्या होगा बेटा? 5 तरीके का डिग्री होगा। सबसे पहला E = 0,
इज इक्वल टू 0। इसको क्या कहते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या बोलेंगे इसको बेटा? परफेक्टली इनइलास्टिक। फिर दूसरा हो जाता बेटा E इज लेस देन 0, सॉरी लेस देन 1। E इज लेस देन 1। तो अगर कहीं पर भी लेस देन हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। उसको क्या नाम दिया जाएगा बेटा? लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। क्या नाम दिया जाएगा बेटा? लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। तीसरा होता है हमारा बेटा कि अगर ये 1 के बराबर हो जाए, E इज इक्वल टू 1 हो जाए। अगर क्या हो जाए बेटा? E इज इक्वल टू 1 हो। तो अगर कहीं पर भी E इज इक्वल टू 1 हो तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलेंगे इसको? यूनिटरी इलास्टिक। फिर इसी तरीके से E की वैल्यू मोर देन 1 भी तो हो सकता है ना बेटा? तो इसको क्या बोलेंगे? मोर इलास्टिक या इलास्टिक नॉर्मल बोल दो तब भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग लेस इलास्टिक को इनइलास्टिक बोले थे, तो मोर इलास्टिक को इलास्टिक भी बोल दोगे तो काम हमारा चल जाएगा। और लास्ट में होता है E इज इक्वल टू इन्फिनाइट। इसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। तो ये 5 तरीके की डिग्री होती है। ये हमारे पास 5 तरीके का डिग्री होता है जो कि हम लोगों को यहाँ पर देखना है। इसको हम लोग इस पर एग्जाम्पल भी लेंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि सबका ग्राफ किस किस तरीके से बनता है, और हम आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे कि अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट कैसे पता कर सकते हैं कि इसकी इलास्टिसिटी कितनी होगी, सॉल्व ना करना पड़े, डायरेक्ट हम क्वेश्चन में जाएं और देखें कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करना भी सीखेंगे, लेकिन ये सीखेंगे हम लोग अगली क्लास। ठीक है, इसके पांचों के अलग अलग एग्जाम पर उसको एक्सप्लेन करना, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ हम लोग देखेंगे अगली क्लास। ठीक है, धन्यवाद जी। सर संपन्नम भवतु।